गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग एनपीओ का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहला 14 नंबर कॉन्सेप्ट, 13 कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक जाने एनपीओ में, 13 नंबर तक। ये 14वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहने का मतलब कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में भी जान गए। तो पहला अंतर देखते हैं क्या कहता है। नेचर मतलब प्रकृति के आधार पर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में कहता है इट इज समरी ऑफ कैश बुक। ये समरी है कैश बुक का ही, सिंपल याद रखना है। जैसे कैश बुक में क्या करते थे, कैश का आने का जाने का एंट्री करते थे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वही काम कर रहे हैं हम लोग। पैसा आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई भी साल का पैसा आया, कोई भी साल का पैसा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक। नंबर 1 का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कहता है, इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है, किसके लिए? प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी के लिए। मतलब जो प्रॉफिट मोटिव से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी के जैसा होता है, पीएल अकाउंट के जैसा ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स याद रखोगे। और डिफरेंस लिखेंगे तो इसी तरीके से हम लोग फॉर्मेट में। नंबर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ये क्या है, हम लोग पढ़े हैं ना, रियल अकाउंट है ये, और ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना है। ये मेजर डिफरेंस हो गया। नंबर 4 ओपनिंग बैलेंसेज। अब ओपनिंग बैलेंस का बात करें तो इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस। ये स्टार्ट होता है ना ओपनिंग बैलेंस से, कैश और बैंक इसमें होता है। देखो ना, दिखा भी देते हैं तुम लोग हम फॉर्मेट, जिनको याद नहीं याद आ जाएगा। देखो स्टार्ट होता है ना ओपनिंग बैलेंस से, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसी को कह रहा है। चलो फिर से आते हैं हम लोग डिफरेंस में। उसके बाद कहता है इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो बिल्कुल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस होता है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकालते हैं, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में। नंबर 5 क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड ऑब्लिक एट बैंक और ओवरड्राफ्ट एट बैंक, इसमें होता है ना। चलो उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो ना, यहाँ पे है ना क्लोजिंग बैलेंस है ना, इसमें या तो कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, या तो फिर बैलेंस सीडी निकालते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। ठीक, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिफरेंस में हम लोग को कहा जाता है कि क्लोजिंग कैश इन हैंड इसमें होता है या बैंक या तो फिर ओवरड्राफ्ट एट बैंक। फिर इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में लिखता है इंडिकेट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। निकालते हैं ना हम लोग सरप्लस और डेफिसिट। चलो उसको भी देखते हैं हम लोग फॉर्मेट में। देखो यहीं पे फॉर्मेट है ना, या तो डेफिसिट होगा या तो सरप्लस होगा इनकम एक्सपेंडिचर में। चलो नंबर 6 कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स। तो इसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में बोथ आइटम्स कहने का मतलब कैपिटल नेचर का भी और रिवेन्यू नेचर का भी। याद रखना इस बात को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों तरह का आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नेचर का भी और रिवेन्यू नेचर का भी। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू नेचर। याद रखना, ऐसा इनकम और एक्सपेंस जो बार बार होता हो, बार बार होता हो, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। याद रखना, तो बार बार इनकम में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इनकम में बार बार होने वाला एग्जाम्पल क्या क्या है, तो इसमें
एक सब्सक्रिप्शन, ठीक, अगर स्पेशल पर्पज से ना मिला हो इनकम में, फिर मान लेते रेंट हम लोग को मिला मान लो, तो ये भी होगा बार बार। मान लो सपोज इनकम के फॉर्म में एंट्रेंस फी, ठीक है, ये सब बार बार होने वाला इनकम है इटीसी। और वहीं अगर बात करें एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर में रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये सब। बोलो कोई डाउट? नो सर। चलो नो अब सर। नंबर 7 कहता है पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग करके यहाँ बता रहे हैं। मान लो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2020 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो कब से कब तक होगा इसका डेट? तो 1 अप्रैल 2019 से कहाँ तक? तो 31 मार्च 2020 तक। ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इसमें क्या कहता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इस साल का तो रिकॉर्ड करेंगे ही इनकम, सॉरी, रिसीप्ट और पेमेंट को, लेकिन इसके पहले का भी अगर मिल गया हो, अगर इसके पहले का भी मिला हो, तो इसके पहले का क्या होगा? तो इसके पहले का अगर बात करें तो वो 1 अप्रैल 2019 के पहले का भी अगर कुछ रिसीव हुआ हो, 1 अप्रैल 2019 के पहले का भी अगर कुछ रिसीव हुआ हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा चीज़, 31 मार्च 2020 के बाद के लिए भी अगर पैसा मिल गया हो कुछ, या पेमेंट हम कर दिए हों, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन वही कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या? करेंट ईयर, ओनली करेंट ईयर। तो करेंट ईयर हमारा मान लो ये है करेंट ईयर, तो केवल करेंट ईयर मतलब इतना से इतना के बीच में जो भी इनकम हुआ हो और जो भी एक्सपेंस हुआ हो, भले हम उसको अभी किए ना हो, पेमेंट किए ना हो, इनकम हमको मिला ना हो, लेकिन अगर इस साल का हो तो उसको रिकॉर्ड करना है। ओके, चलो अभी बात करते हैं नंबर 8 नंबर बैलेंस शीट। नो नीड एज ऑल आइटम आर इंक्लूडेड। बैलेंस शीट में सारा का सारा आइटम इंक्लूड नहीं होता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये कह रहा है। इसमें कहता है इट इज़ अ मस्ट फॉर रिमेनिंग कैपिटल आइटम्स। तो कहता है इट इज़ अ मस्ट फॉर रिमेनिंग कैपिटल आइटम्स, मतलब कैपिटल आइटम को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है। नंबर 9 देखो, ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? तो इसमें कहता है टू नेक्स्ट ईयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आता है जी, मान लो यहाँ पर 31 मार्च 2020 को तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाई, ठीक है। अब इसमें जो भी सीडी आया, बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी हमारा कैश भी आता है और बैंक भी आता है, तो ये वाला फिर कहाँ जाएगा? तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ये वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे, कब होगा? तो वो जब हम लोग बनाएंगे ना 31 मार्च 2021 को, फिर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। कब से? तो 1 अप्रैल 2020 से। देखो यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो गया ना 20 तक, तो 20 के बाद अगला दिन तो यही ना होगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। यही जो सीडी है बीच में, वो यहाँ पर बीडी के फॉर्म में आ जाएगा। कैश का जो भी अमाउंट होगा, कैश का जो भी अमाउंट होगा, बैंक का जो भी अमाउंट होगा, वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। बोलो ना, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो और इसमें क्या कहता है? टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम लोग जो पढ़ेंगे ना तब जानेंगे।
तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में या तो ऐड हो जाता है या तो लेस हो जाता है, उसको भी समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद रखना, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में सभी को पता होगा कि ये लेफ्ट साइड क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ठीक, और इधर असेट होता है, सबको Yes, पता sir. होगा। यहाँ अमाउंट लिखते हैं जी, यहाँ भी अमाउंट लिखते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी में लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का अमाउंट जो भी होगा ना यहाँ पर, उसको लिखेंगे मान लो अंदर में ही अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लो तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तुमने बनाया, तो इनकम एक्सपेंडिचर में मान लो सरप्लस हुआ बाबू, तो सरप्लस कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र हो जा रहा था एज अ ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, सरप्लस होगा तो, और अगर डेफिसिट होगा ना तो माइनस हो जाएगा। बोलो ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? और फिर हम लोग जाकर के बाहर में अमाउंट कर देंगे। No, sir. चलो, तो इतना सब बात याद रखोगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन तो एकदम देखते के साथ आंसर उसका निकाल लोगे तुम। चलो, अब कॉन्सेप्ट नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या अंतर है जी इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल अकाउंट में, जो 11th में पढ़ के आए। तो पहला अंतर, ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है, इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू डिटरमाइन सरप्लस। इनकम एक्सपेंडिचर क्यों निकालते हैं, बनाते क्यों हैं जी, सरप्लस निकालने के लिए या तो डेफिसिट निकालने के लिए। इतना बात याद रह रहेगा, इसको सरप्लस और डेफिसिट के लिए, और इसको क्यों निकालते हैं भाई, तो इसको नेट प्रॉफिट के लिए और नेट लॉस के लिए। चलो एक बार फॉर्मेट में देख लेते हैं भाई, देखो ना यहाँ पे है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव के आधार पर अंतर हुआ ना, ये हम लोग सरप्लस निकाले और या तो डेफिसिट निकाले। लेकिन पीएल अकाउंट क्यों बनाते थे 11th में, तो पीएल अकाउंट, चलो वो भी एक बार फॉर्मेट हम दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो कहाँ गया फॉर्मेट हमारा, किधर है, कहाँ चला गया जी, हाँ देखो मिल गया, यही है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। देखो ये है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट देखो, इधर सारा का सारा हम लोग क्या लिखते थे, एक्सपेंस को लिखते थे, इधर सारा का सारा इनकम को लिखते थे ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या निकलता था, नेट लॉस निकलता था, और यहाँ पर क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। तो यही चीज़ तो हम लिखे हैं डिफरेंस में, क्या कुछ अलग थोड़े लिखे हैं। आज जब हम लोग अपने डिफरेंस में आते हैं, देखो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या निकाल रहे थे, तो सरप्लस और डेफिसिट, और इसमें क्या निकाल रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बोलो ना, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपेयर्ड बाय। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है भाई, तो इनकम एक्सपेंडिचर कितना बार पढ़े हम लोग, एनपीओ तैयार करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या हम बिजनेस पर्पस से कोई काम कर रहे हैं तो एनपीओ मतलब वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो नहीं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन तैयार करता है, तो बिजनेस एंटरप्राइजेस तैयार करता है। तो डायरेक्ट लिखोगे तुम लोग एग्जाम में आएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, याद रखना। और 3 नंबर का आता है तो 3 ठो डिफरेंस कोई भी लिख दो, यहाँ पे 4 अंक तुम लोग को दिए हुए हैं, 3 से ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा कभी भी। तीसरा मेथड की बात करते हैं, तो कहता है इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। इफ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट मेंटेन्ड, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कहने का मतलब मेथड क्या है इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, तो हम लोग सिंपल जो भी हमारा क्या होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उससे हम लोग पोस्टिंग करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट को देखते हुए बनाएंगे। यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा बना होगा ना, ठीक। अब उससे देख करके ही इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे,
अपने से इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आएंगे हम लोग, और तब इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पोस्टिंग होगा, ठीक है। चलो अब इधर लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस भी इंफॉर्मेशन होता था या कोई अदर इन्फॉर्मेशन होता था, तो उससे हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ भी तुमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उससे भी हम लोग बनाएंगे। चलो चौथा नंबर बैलेंस की बात करता है, तो बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म्ड एज सरप्लस और डेफिसिट। तो बैलेंस के फॉर्म में क्या आता है, या तो सरप्लस आता है या तो डेफिसिट आता है, और इसमें क्या आता है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बोलो ना, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो अब हम लोग टोटल कितना कॉन्सेप्ट अभी तक देखे हैं, 15 कॉन्सेप्ट देखे हैं, 15 कॉन्सेप्ट। ये भी वीडियो अपलोड कर देंगे, किन्हीं को भूल जाते हो बाद में या कुछ समझने में दिक्कत है तो देख करके रिवाइज कर सकते हो। अभी देखो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर। देखो कहा ना, क्या दे दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया ना, उसी से हम लोग बनाने चल रहे हैं ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ बना कर रखे हैं, ठीक। तो चलो सबसे पहला बात याद रखना, ये जो बैलेंस बीडी है ना, बैलेंस बीडी है ना, ये तो नहीं जाएगा ना जी, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में ये नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा, अरे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस बीडी जो हमारा है ओपनिंग बैलेंस, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट, जब ईयर हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो उसमें भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अभी याद रखो केवल इतना ही, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग बैलेंस नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शंस चंदा बताओ तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो यस जाएगा, यस सर। तो लेकिन जाएगा तो ये समझना है हम लोग को कि क्या ये रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग मानेंगे रिवेन्यू नेचर। क्या मानेंगे, रिवेन्यू नेचर, बार बार होने वाला, ठीक, रिवेन्यू नेचर मतलब बार बार होने वाला इनकम है सब्सक्रिप्शन। तो 22,500 चलो देखते हैं लिखा गया है कि नहीं इनकम एक्सपेंडिचर में। आ जाओ, देखो लिखा गया ना, आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि ये रिवेन्यू नेचर का इनकम है बाबू। दूसरा इंट्रेंस फी की बात करते हैं, इंट्रेंस फी तो ये भी रिवेन्यू नेचर का है, ये भी रिवेन्यू नेचर का है, तो रिवेन्यू नेचर का है तो जाएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम होगा ना इंट्रेंस फी एनपीओ के लिए। अब बराबर होने वाला है बार बार, देखो ना लिखा ना। चलो नेक्स्ट डोनेशंस, देखो डोनेशंस भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बट कब जाएगा, जब रिवेन्यू नेचर का हो, याद रखना। तो ये भी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है। अगर लिख देता डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशंस फॉर स्पोर्ट्स, मतलब कुछ भी कंडीशन अगर लगा दे डोनेशंस के साथ, तो डोनेशंस को हम लोग रिवेन्यू नेचर का नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया, इसीलिए ये हम मानेंगे कि बार बार होने वाला इनकम है। तो ये भी हमारा चला जाएगा 2500 रुपया, कहाँ पर, इनकम में। देखो ना लिख दिए ना, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बात करते हैं रेंट ऑफ हॉल। देखो रेंट मिलता है, मान लो कोई एनपीओ है, उसका रूम था, हॉल था, वो रेंट में दिया, ठीक है, तो वो बराबर देता होगा। तो ये भी इनकम एक्सपेंडिचर का, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और किस नेचर का है ये, तो रिवेन्यू नेचर का, याद रखना 750 रुपया। तो इनकम है ना हमारा, तो इनकम साइड लिखो ना रेंट ऑफ हॉल। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अरे यहाँ लिखता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट हम करके रखे थे, उसको मैंने बेच दिया, तो बेच दिए तो पैसा आया ना मेरे पास,
यस पैसा सर। आया ना मेरे पास, तो पैसा आया तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था, इनकम हुआ। तो देखो तो इनकम में लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नहीं ना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। तो क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो कारण को समझो कि ये हमारा रिवेन्यू नेचर का नहीं है, ये हमारा रिवेन्यू नेचर का नहीं है। तो ये किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। ये किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का। क्योंकि कैपिटल नेचर का, क्योंकि जो एनपीयू है हमारा, ठीक है, जो हमारा एनपीयू है वो इन्वेस्टमेंट तो करता है, ठीक है, लेकिन बार बार बेचने का काम नहीं करता है इन्वेस्टमेंट का। कभी कभार बेच दिया, ठीक है, कभी पैसे का ज़रूरत पड़ा तो वो बेच दिया अपना इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे इसको। तो कहाँ डालेंगे, कहाँ जाएगा ये, तो ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट याद रखना कि बैलेंस शीट में जाएगा। जो भी कैपिटल नेचर का होगा ना, जो भी कैपिटल नेचर का होगा बैलेंस शीट में जाएगा। अभी जितना भी ट्रांसफ़र किए हैं ये सब रिवेन्यू नेचर का था, इसीलिए इनकम एक्सपेंडिचर में चला गया। आओ अब इधर बात करते हैं पेमेंट्स की। तो पेमेंट्स हमारा सैलरी, बताओ तो रिवेन्यू नेचर है कि नहीं, रिवेन्यू नेचर है ना जी। सैलरी बार बार हो गया, हाँ, तो रिवेन्यू नेचर का है, तो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा ये। तो किस साइड जाएगा, पेमेंट से ना, डेबिट में जाएगा। देखो ना लिखे ना सैलरी हम लोग 1500 रुपया। चलो फिर अब रेंट लिखता है, रेंट, तो रेंट कितना है 800 रुपया। तो ये भी रिवेन्यू नेचर का होगा ना, ये भी रिवेन्यू नेचर का होगा ना, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। तो देखो हम लिख दिए हैं ना रेंट को। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक बार मंथ में पे करोगे फिर सो जाओगे, नो सर, नो सर, बार बार करना पड़ेगा। तो ये भी रिवेन्यू नेचर का है, तो ये भी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो देखो रेंट हम लिखे हैं कि नहीं 3500 रुपये, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी लिखे हैं, तो यस। चलो टैक्स की बात करते हैं 1700 रुपया। चलो देखो लिखते हैं कि नहीं, बार बार देते हैं ना। चलो आ जाओ, ये भी टैक्स रिवेन्यू नेचर का है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिवेन्यू नेचर का होगा। तो ये भी देखो 380 रुपीज़ लिखे हैं कि नहीं एक्सपेंडिचर में, देखो लिखे हुए हैं। उसके बाद सैंड्री एक्सपेंसेस रिवेन्यू नेचर का है 920, देखो ना उसको भी लिखे हैं ना। चलो और क्वेश्चन में क्या बच गया, तो यहाँ पे बुक परचेज्ड, देखो बुक हम परचेज करते हैं वो रिवेन्यू नेचर का नहीं होता, वो कैपिटल नेचर का होता है, याद रखना ये कैपिटल नेचर का है। बार बार तो नहीं परचेज करते हैं ना एनपीओ के लिए, तो ये कैपिटल नेचर का है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा बाबू, याद रखना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज, तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी कैपिटल नेचर का होगा, कभी कभी करते हैं हम लोग ये, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट किए बैंक में हम लोग, तो ये भी हमारा कैपिटल नेचर का है, ठीक। और बैलेंस शीट ही तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट ही कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट ही कहाँ जाएगा, तो ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, इनकम सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो इसका पोस्टिंग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं, याद रखना। जैसे इसका नहीं कर रहे थे बैलेंस शीट का, उसी तरह इसका भी नहीं करेंगे। चलो अब देखो सब आइटम तो चला गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉरवर्ड हुआ था इसको ऐड कर लेना। मतलब कि जैसे हम लोग पहले पढ़े थे डेबिट का टोटल कर लो, चलो, और उसके बाद क्रेडिट का टोटल कर लो, करो ना। डेबिट का टोटल कितना आएगा, जल्दी से करो, डेबिट का टोटल कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, कर रहे हो तुम लोग, कितना है 1500 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस
1700 इस तरीके से ऐड करोगे, प्लस 380 प्लस 920 आ गया हमारा 8800। कितना आ गया? 800। 8800, ठीक है। अब देखो उसके बाद इधर का टोटल करो ना, तो है हमारा कितना है 27,000 22,500 एंड प्लस 1250 प्लस 2500 प्लस 750, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 27,000। अब बताओ कौन ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का ज़्यादा है ना, क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, मतलब क्या हुआ, हम लोग को सरप्लस हुआ ना, सरप्लस हो गया ना, पैसा खर्च कम किए हैं, इनकम हम लोग ज़्यादा किए हैं और एक्सपेंडिचर हम लोग क्या किए हैं, कम किए हैं, तो भी अच्छी बात है कि हम लोग को क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो माइनस कर देना फिर, ठीक है। 8800 को माइनस करो तो आएगा तुम्हारा कितना, माइनस करने के बाद 18200। तो देखो उसी को यहाँ पर लिख देना है 18200, ये सरप्लस, और यहाँ पे लिख देना बैलेंस भी लिख देना ऐसे, ठीक है। और उसके बाद 18,200 हो गया और दोनों तरफ बराबर कर दिए 27,000 27,000। अब बोलो यहाँ तक कोई परेशानी कि नहीं को? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो ना, इसका तुम लोग खुद से आंसर प्रिपेयर करोगे और आंसर हमको बताओगे कल, ठीक है, कितना सरप्लस आया कि डेफिसिट आया। अभी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसी से बोलता है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो यहाँ पे 13 इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें तुम खुद पहचानोगे कि कौन इनकम है कौन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और बनाओगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, ठीक है, ठीक। ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसी के बेसिस पे ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा, सेम याद रखना, जो ये क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे सेम बनेगा ये वाला क्वेश्चन। बोलो बना लोगे? और नहीं बनेगा इसमें तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलो, ओके, थैंक यू।